हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हीट क्या होती है और हीट के कितने टाइप होते हैं। फिर देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। तो बेटा जल्दी बताओ हीट क्या होती है, किस चीज को हम बोलेंगे हीट। जल्दी बताएं आप लोग, कुछ पता है या नहीं पता? बताओ बेटा, नहीं पता तो सुनो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर इतना कहते हो तो बात गलत है, पूरा बोलना है हमेशा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से, हमने क्या कहा आपसे? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that always flow from higher temperature to lower temperature. फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये बात हमेशा याद रखना कि हीट क्या है। हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगी। हीट का रोल आता ही तब है जब वो फ्लो करती है। आ गई बात समझ में? अब ध्यान से देखो इधर। ये अब हम बात करें, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई सिस्टम है जिसकी मुझे स्टडी कर रहा हूँ, मुझे इसकी स्टडी करनी है। आपसे कहा गया कि इसका टेम्परेचर 100 है और ये इसका सराउंडिंग है। इसका टेम्परेचर कितना था बेटा? 100 सेल्सियस। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर आपसे बोल दिया गया कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। चाय का कप है वो तुमने लाके यहाँ पर रख दिया। अब क्या होगा बेटा? उसके अंदर से चाय ठंडी होगी ना? ठंडी होगी या गर्म होगी? चाय तुम गरम लेके आए, यहाँ लाके रख दी, चाय ठंडी होगी? बिल्कुल ठंडी होगी। तो होगा क्या बेटा? होगा कुछ ऐसा कि जो हीट है आपकी, वो हीट इससे बाहर निकलेगी। ठीक है ना बेटा? हीट क्या होगी? सिस्टम से बाहर निकलेगी। कब तक बाहर निकलेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। क्लियर हो गई अब तक बात? ऐसी देखो, अगर मैंने तुमसे कहा कि ये मेरे पास सिस्टम है और ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा? लाइट तो नहीं पड़ रही? नहीं पड़ रही। ये सिस्टम है आपके पास, इसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री। ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री। तो अब क्या होगा? हीट हमेशा वहां फ्लो होगी, कहाँ? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब हीट क्या होगी? सिस्टम में फ्लो होगी। सिस्टम क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है बेटा? कितना गर्म होगा? जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। तो एक बात याद रखो, हीट लिबरेट बाय द सिस्टम या हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम। हीट अगर सिस्टम से निकलेगी तो उसको हमें क्या लेके चलना है? उसको हमें मानना है कितना? नेगेटिव। तो याद रखना, लिख लो पॉइंट, हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव। अगर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें से हीट निकलती है तो मुझे उसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। अगर आपसे कहा गया कि सिस्टम से 30 जूल हीट निकली, 30 जूल हीट लिबरेट हुई, तो वो 30 माइनस 30 लेंगे हम। समझ में आ गई है तक बात? और ऐसे ही अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम क्या लेंगे? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। समझ गए बेटा? जैसे आपसे कहा गया सिस्टम एब्जॉर्ब 30 जूल हीट, तो मतलब क्या हो गया उसका? सिस्टम ने 30 जूल हीट को एब्जॉर्ब करा, तो वहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? Q होगा आपका पॉजिटिव 30 जूल। और अगर रिलीज हो रही थी तो Q क्या होगा आपका? नेगेटिव 30 जूल। इतनी बात समझ में आ गई? छापो इसको फटाफट। लिख लिया बेटा? रब कर दें? कर दे रहे हैं, चलो। तो समझ में आ गई होगी बात कि हीट क्या थी आपकी? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम में से हीट निकल रही है तो वो नेगेटिव लेंगे,
और सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? अब सुनो, हीट भी आपकी दो टाइप की होती हैं। हीट आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप? हीट आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप की आपकी हीट है। सबसे पहली हीट जो हम बात करेंगे वो है आपकी सेंसेबल हीट। कौन सी हीट बेटा? सेंसेबल हीट। अब तुम बताओ कि सेंसेबल हीट क्या होती है? नाम सुना है कभी? सुना है या नहीं सुना? जल्दी बताओ। नहीं सुना? अब सुन लिया नाम तुमने, सेंसेबल हीट। कोई तुमसे गलती से ये पूछ ले कि बेटा सेंसेबल हीट क्या होती है, तो तुम कहोगे कि सर वो हीट जो टेम्परेचर के चेंज करने से सेंस करी जा सकती हो। ये कह सकते हो हीट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग टेम्परेचर, वो हीट जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो। हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़े, हीट निकाल रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो। समझ में आ गई यहाँ तक बात? हीट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग टेम्परेचर। तो देखो, लिखो इसके अंदर, हीट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग टेम्परेचर, वो हीट जो टेम्परेचर के चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे सेंसेबल हीट। ये ऐसे कह सकते हो, हीट that can be sensed by thermometer due to change in temperature। कोई सिस्टम है, तुम उसको गर्म कर रहे हो, तुमने उसमें थर्मोमीटर लगा दिया। अब थर्मोमीटर की रीडिंग अगर बढ़ रही है तो मतलब तुम उसको सेंस कर पा रहे हो उस हीट को, या तुमने उंगली डाल दी उसके अंदर, तुम्हें फील हुआ कि पहले कम गर्म था अब ज्यादा गर्म है, उसको भी तुम क्या कर पा रहे हो? सेंस कर पा रहे हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट। तो ये दूसरी डेफिनेशन है, ये पहली डेफिनेशन है। बट याद रखो, जो चेंज इन टेम्परेचर से रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से तुम उसको पता कर पा रहे हो, वो सेंसिबल हीट है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर वाटर है, क्या है बेटा? वाटर। कितना? ये मेरे पास है, सपोज ये मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस पर है। मैंने इसको हीट करा। क्यों? तो यहाँ पे हीट करने से हीट करता रहा, कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी लिक्विड था, तो ये जो हीट है जिसमें क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन स्टेट चेंज नहीं हुई। समझ गए? यहाँ पर भी लिक्विड था, यहाँ पर भी लिक्विड है, स्टेट चेंज नहीं हुई। तो इसको क्या बोला हमने? सेंसेबल हीट बोला। समझ गए बेटा? ऐसी देखो, मेरे पास यहाँ पर H2O है, स्टीम, और ये कितने पे है? सपोज ये 110 पर है। मैंने इसको हीट करा। हीट मतलब क्यों? तो यहाँ पर जब हीट करा तो ये स्टीम ही रहा, और कितने पे हो गया ये आपका? सपोज 150 पे हो गया। तो हीट करने से टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट करने से टेम्परेचर में चेंज आया। तो ये कौन सी हीट थी बेटा? ये थी सेंसिबल हीट। समझ गए? इतने सेंसिबल तो तुम हो, समझ जाओगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ऐसे ही अगर मेरे पास H2O आइस है, ये कितने? -10 डिग्री पर है। मैंने इसको हीट करा, हीट करते करते इसका टेम्परेचर अब भी रहा तो ये आइस, मगर 0 डिग्री हो गया। तो ये क्या हुआ आपका? ये भी क्या था? सेंसिबल हीट था। समझ में आ गई यहाँ तक बात? लिख लो इसको, सेंसिबल हीट को। ये रब कर दे रहे हैं। पहली बात तुम्हारे समझ में आ गई, वो हीट जो टेम्परेचर के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसमें हीट करने से टेम्परेचर चेंज होता है, उसको हम सेंसिबल हीट बोलते हैं। सेकंड, अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है बेटा? लेटेंट हीट का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। वो हीट जो आप हीट तो कर रहे हो, लेकिन वो हीट टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रही। तो क्या कर रही है वो? तो वो हीट क्या कर रही है? स्टेट को चेंज कर रही है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट इट्स कन्वर्जन पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। आई बात समझ में? आ जाएगी, अभी फिक्र मत करो। तो द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state
to change the state of matter, change the state of matter without changing its क्या, without changing its temperature at conversion point is called क्या called बेटा, is called latent heat, ठीक है, LH से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। लेटेंट हीट वो हीट, सुन लो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं वो हीट जो क्या करे, टेम्परेचर चेंज ना करे, तो क्या करे तो वो करे कुछ ये कि स्टेट को चेंज कर दे, उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। अब ध्यान से सुन लो, ये लिखो हम जब तक कॉल रिसीव कर लें। हम लिख लिया होगा बेटा और समझ में भी आ गई होगी बात, ठीक है, फिर मत कहना कि टाइम नहीं दिया लिखने का। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लो। लेटेंट हीट तो समझ में आ गई, वो हीट जो क्या करे बेटा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखे बट स्टेट को चेंज कर दे। अब एग्जाम्पल को समझ लो तो फायदे में रहोगे। तो बेटा जी ध्यान दें आप, यहाँ पर लिखा मैंने क्या, H2O लिखा, ये क्या था, ये आइस था, बर्फ था, ये ठंडा ठंडा, कितना ठंडा, इसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस। अब तुमने क्या करा, तुमने इसको हीट करा। हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, छोटा क्यू या बड़ा क्यू जो तुम्हारी मर्जी हो लिख दो, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैंने हीट करा इसको, तो हीट करने पर ये H2O रहा, अब भी क्या रहा, ये आइस रहा, मतलब सॉलिड रहा। लेकिन अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, अब टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, ठीक है बेटा। अब तुमने कहा नहीं सर हम तो इसको और हीट करेंगे, तो हमने भी तुमसे कहा कि चलो कर दो हीट, Q2 हमने और हीट करा। जब हमने और इसको हीट करा तो अब क्या हुआ बेटा, जब और हीट करा तो अब तुमने ये देखा कि ये अब लिक्विड बन चुका है, आइस अब लिक्विड बन चुका है, पानी बन गया। और टेम्परेचर कितना रहा इसका, टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, हीट तो हमने दी थी, तो हीट कहाँ गई, हीट ने क्या करा, तो हीट ने करा ये कि टेम्परेचर पे काम नहीं करा, हीट ने काम करा इसके स्टेट को चेंज करने में, जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स थी उस फोर्स को ब्रेक करने में, यानी कि लेटेंट हीट यूज होती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब ये जो हीट थी तुम्हारी, इसने क्या करा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा लेकिन स्टेट को चेंज कर दिया। तो ये कौन सी हीट थी, लेटेंट हीट थी। अब क्या हुआ, आइस सॉलिड से क्या करा, लिक्विड कर दिया। तुम्हें बता रखा है सॉलिड से जब लिक्विड करोगे क्या होगा, फ्यूजन। तो ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर। और ये क्या था बेटा, सेंसिबल हीट था। तुम कहोगे नहीं सर मजा नहीं आया, और हीट करेंगे, चलो और मजे लो तुम, और हीट कर दो इसको। और जब इसको तुम हीट करोगे, Q3 तुमने हीट दिया, अब क्या बन गया ये, अब ये बन गया तुम्हारा H2O। अब भी ये लिक्विड रहा और टेम्परेचर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस, हीट करा टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया। तुमने कहा नहीं सर और हीट करना है हमें, तो कर दो भाई, तुम्हें किसने रोका है। तुमने क्या दिया, Q4 दिया, ये हो गया आपका H2O। अब क्या हो गया बेटा, अब ये बन गया गैस, अब ये स्टीम बन गया, लेकिन टेम्परेचर क्या रहा, टेम्परेचर 100 रहा। नहीं दिख रहा तुम्हें, कोई बात नहीं, पहले कहते। तो देखो अब क्या करा हमने, इसको हीट करा। जब हमने इसको हीट करा क्या दिया, Q4 दिया। अब भी क्या रहा, ये H2O। यहाँ पर क्या था, ये लिक्विड था। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये स्टीम बन गया, लेकिन टेम्परेचर तो 100 डिग्री रहा। समझ में आ गई यहाँ तक बात बेटा, टेम्परेचर क्या रहा, 100 डिग्री। तुमने कहा सर और हीट कर दें अगर, तो मैंने कहा बेटा कर दो और हीट। अब क्या होगा, अब ये और सुपर हीटेड स्टीम बन गई, टेम्परेचर सपोज 125 डिग्री हो गया। तो तुमसे कोई गलती से या जानबूझ के ये पूछ ले कि बेटा ये बताओ इसमें कितनी हीट यूटिलाइज हुई है, कितनी हीट यूज हुई है। तो इसमें एक Q1 था,
एक Q1 था, Q2, Q3, Q4, Q5। अब ये जो तुम्हारा यहां पर बेटा पूछा जाए सेंसिबल हीट कितनी है, तो कितनी हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा था, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा था, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो ये क्या हो गई बेटा आपकी, ये आपका सेंसिबल हीट कौन कौन सी है बेटा, सेंसिबल हीट है आपकी Q1, फिर आपका Q3, देन फिर आपका Q5। ये थी सेंसिबल हीट। कोई पूछेगा लेटेंट हीट कितनी है बेटा, लेटेंट हीट जहां पर आपका स्टेट चेंज हुआ, यहां पर आपका स्टेट चेंज हुआ Q2 में, लेकिन टेम्परेचर नहीं हुआ, यहां पर भी आपका स्टेट चेंज हुआ। तो Q2 और Q4 ये क्या थी बेटा, ये थी आपकी लेटेंट हीट। क्यों थी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, चेंज क्या हुआ स्टेट। अगर उल्टा सीधा मैंने कुछ बोल दिया हो जल्दबाजी में तो तुम सीधा कर लेना उल्टे को भी, ठीक है बेटा। समझ में आ गई होगी, वो हीट जो क्या करे, स्टेट चेंज करे विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। समझ गए, बहुत बार बता दिया मैंने ये। और लेटेंट हीट में जो हीट देते हो वो क्या करती है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन को ब्रेक करने के काम में आती है। क्लियर। और ये होता कब है, ये मैंने एक पॉइंट लिखा था, एट देयर कन्वर्जन पॉइंट, यानी कि या तो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा या मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता तब तक हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आता है हीट देने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, या जैसे बॉइलिंग पॉइंट आता है हीट देने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक बात, ये लिख लिया तुमने। अब इसमें भी एक बात तुम ध्यान से देखो, क्या देखना है कि देखना तुम्हें ये था, यहां पर जो Q2 था, चलो यही लिख दे रहे हैं बेटा, Q2 जो था हमारे पास, Q2 था आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बेटा, Q2 क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहां पर फ्यूजन हुआ था। और Q4 क्या था बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है, ये लिखो फटाफट सब, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थी ये। अब देखो हम बात करते हैं कि लेटेंट हीट भी आपकी दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg solid into its liquid state at its melting point। आ गई बात समझ में, आई गई होगी यार। क्या था, the amount of heat, the amount of heat required, the amount of heat required to change 1 kg of solid, 1 kg of solid into its liquid state at its melting point, is called latent heat of fusion। ठीक है बेटा, इट्स कॉल्ड latent heat of fusion। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि latent heat of fusion of water क्या है, ये आइस क्या है, तो लिख लो बेटा, ये याद करने वाली बात है, latent heat of fusion of ice कितनी है बेटा, लिख लो, वैल्यू याद कर लेना। वैल्यू है इसकी आपकी, क्या थी वैल्यू, 3.34 10 की पावर 5 जूल पर केजी। कितनी थी, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। इसका मतलब समझ गए या नहीं समझ गए, इसका मतलब ये हो गया 1 kg आइस को, 1 kg आइस को लिक्विड बनाने के लिए तुम्हें इतने जूल हीट देनी पड़ेगी। समझ गए बेटा, 1 kg आइस को लिक्विड बनाने के लिए तुम्हें इतनी जूल हीट देनी पड़ेगी। क्लियर हो गई, लिखो इसको फटाफट, लिख लिया बेटा, ये रब कर दें एकदम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन,
लेटेंट हीट ऑफ, पूरा लिख दे रहे हैं, चलो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन में क्या था, वेपर में कन्वर्ट होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ गए होगे बेटा बात को, क्लियर है कि 1 kg लिक्विड को उसके गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर भी देख लो कितना था बेटा, ध्यान से देखो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये याद करने वाली बात है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितना था बेटा, ये था आपका, देख के बताते हैं, हम खुद भूल गए, ये कितना था बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल, 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। ठीक है, याद कर लेना ये वैल्यू। समझ में आ गई यहां तक बात कि 1 kg लिक्विड को या 1 kg वाटर को गैस में, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें इतने जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्की बात है, बहुत अच्छी बात है। लिखो ये। अब एक क्वेश्चन करवाते हैं तुम्हें, एक ही क्वेश्चन में समझ लेना कॉन्सेप्ट क्या था बेटा। तो देखिए आप, क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी जूल ऑफ हीट, हाउ मैनी जूल हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 18 ग्राम वाटर into steam at its boiling point, ठीक है बेटा। क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में, क्या समझ में आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया, हाउ मैनी जूल ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 18 ग्राम पानी इंटू स्टीम। 18 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें कितनी हीट चाहिए होगी। तो सुन लो, ध्यान से सुन लो, हमने क्या देखा, 1 kg हीट को, 1 kg वाटर को कितनी हीट चाहिए, 1 kg वाटर को चाहिए 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये तो था, 1 kg पानी को स्टीम बनाने के लिए इतनी हीट तुम्हें चाहिए थी। क्लियर है बेटा? अब क्या करना था मुझे, अब देखो 1 kg का मतलब क्या हो गया, 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट चाहिए थी ना। आ गया समझ में? अब 1 ग्राम को कितनी चाहिए होगी, 1 ग्राम को तुम्हें चाहिए होगी 22.5 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी जूल हीट। अब तुमने कहा जा रहा है 18 ग्राम को, तो 18 ग्राम को कितनी चाहिए, अगर 1 ग्राम को इतनी चाहिए तो 18 को कितनी चाहिए होगी बेटा, मल्टीप्लाई कर दो 18 से डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, दिख रहा है। चलो यहाँ लिखते हैं 18 इंटू 22.5 इंटू नेगेटिव जाएगा तो 10 की पावर 2 जूल। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में, 18 ग्राम को इतना चाहिए। क्लियर है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, लेटेंट हीट समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। ये रब करते हैं हम, अब कुछ रिमार्क लिखवा देते हैं आपको। हाँ तो बेटा अब रिमार्क की बात कर लेते हैं हम, तो सुनो रिमार्क क्या था। सबसे पहली बात, लेटेंट हीट इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब चाहे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, वो क्या करता है, पार्टिकल्स के
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करता है, इंटर पार्टिकल फोर्स को ब्रेक करने में यूज होती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब दूसरा पॉइंट सुन लो कि तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास 0 डिग्री पे पानी है और 0 डिग्री पे आइस है, बर्फ है 0 डिग्री पे, ठीक है। कौन सा ज्यादा ठंडा करेगा, किसकी कूलिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी? जल्दी बताओ किसकी ज्यादा इफेक्टिव होगी। पता है? नहीं पता तो सुनो। अब जो आइस तुम्हारे पास है 0 डिग्री पर, वो पहले क्या करेगा? वो तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है, तो पहले वो तुम्हारे हाथ से कुछ हीट को निकालेगा खुद को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा निकालेगा, और जब अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा निकलेगी तो इसका मतलब तुम्हारा हाथ या जो भी सब्सटेंस जिस पे रखा हुआ है आइस, वो ज्यादा ठंडा होगा। तो याद रखना 0 डिग्री आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन 0 डिग्री वाटर। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना बेटा। अब सुन भी लो उसको, ये आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, आंसर क्या हो गया? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फॉर मेल्टिंग ईच केजी ऑफ आइस, 1 किलो आइस को मेल्ट करने के लिए टेक इट्स लेटेंट हीट ऑफ इतना लेटेंट हीट वो ज्यादा लेगा फ्रॉम द सब्सटेंस एंड हैंस कूल द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ये पानी तो डायरेक्ट गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पहले वो क्या करेगा? इतनी हीट को निकालेगा, पानी बनेगा, उसके बाद फिर गर्म होगा। इसका मतलब वो ज्यादा हीट निकालेगा तुम्हारे हाथ से जहां पर भी वो रखा हुआ है। क्लियर हो गई? लिखो इसको फटाफट, फिर रब करते हैं। बेटा देखो रिमार्क नंबर 3, इसमें क्या था आपका? तुमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 100 डिग्री वाटर या 100 डिग्री स्टीम, कौन सा तुम्हारा हाथ ज्यादा खतरनाक जलाएगी, तो बताओ किसका बर्न जो होगा वो ज्यादा सीवियर होगा, वाटर का या स्टीम का? क्या कहा तुमने? वाटर का? नहीं, स्टीम का। क्यों? समझो ध्यान से। जो स्टीम होगी, स्टीम के अंदर कुछ हीट ज्यादा होगी। कौन सी हीट ज्यादा होगी? हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टीम के अंदर ज्यादा होगा, इसीलिए स्टीम का जो बर्न होता है वो ज्यादा सीवियर होता है देन वाटर से। बात आगे समझ में नहीं आई तो ये पढ़ो। द बर्न कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर, although both of them are at same temperature, that is 100 degree. This is due to the fact that steam contain more heat in the form of latent heat of vaporization. उसके अंदर हीट ज्यादा होगी, और जब हीट ज्यादा है तो वो आपके हाथ को ज्यादा गर्म करेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये तीनों रिमार्क इंपॉर्टेंट थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने देखा अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले ग्राफ देख लो। तुम्हें अगर ग्राफ बनाना हो, यहाँ पर सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास H2O था, आइस था कितना -10 डिग्री पर, तुमने इसको हीट करा, अब क्या बन गया? ये H2O बन गया, आइस एट 0 डिग्री पर। फिर आपने क्या करा? इसको हीट करा, Q1 Q2, यहाँ पर ये H2O लिक्विड बन गया कितना? 0 डिग्री पर। फिर आपने फर्दर इसको हीट करा Q3, तो ये H2O क्या बन गया आपका? लिक्विड बन गया 100 डिग्री पर। फर्दर आपने इसको हीट करा Q4, अब ये H2O क्या बन गया बेटा? ये स्टीम बन गया, बट टेम्परेचर अब भी क्या रहा? 100 डिग्री। फर्दर करोगे तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, स्टीम सपोज 125 डिग्री। ठीक है, इसको अगर ग्राफिकल शो करना हो तो कैसे करोगे? कभी कभी ग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर टेम्परेचर आप कितना? यहाँ पर टेम्परेचर है -10 डिग्री। अब तुमने क्या करा? ये है हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, ये आपका हीट था, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये क्या था बेटा? हीट था, ये टेम्परेचर की एक्सिस थी। तुम्हें अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तुमने क्या करा? हीट करा, टेम्परेचर बढ़ा, कितना बढ़ा टेम्परेचर? टेम्परेचर यहाँ पर आपका बढ़ गया कितना? 0 डिग्री हो गया। फर्दर तुमने हीट करा, ठीक है बेटा, फर्दर हीट करोगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? स्टेट चेंज होगी, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। और हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा,
बढ़ के कितना हो जाएगा टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ के तुम्हारा हो गया कितना, यहाँ पे 0 पहुंचा, टेम्परेचर बढ़ के हो गया 100 डिग्री। ठीक है बेटा, 100 डिग्री हो गया। फर्दर आपने हीट करा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रह के फिर फर्दर हीट करा तो अब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया, सपोज 125 डिग्री। तो ये बात समझ में आ गई बेटा, आपके समझ में आई या नहीं आई, ध्यान से देखो। ये आपका वाटर आइस था -10 पे था, क्लियर, हीट करा, कितना हो गया, आइस रहा 0 डिग्री, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर। फर्दर तुमने हीट करा, क्या टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर अब इस पे भी कितना है, 0 है। बट यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर आपका था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। ठीक है बेटा, फिर क्या हुआ, आपने यहाँ पर ये हो गया, हीट करा तुमने, जब हीट करा तो ये 100 डिग्री पहुंचा, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब सेंसिबल हीट। फिर तुमने हीट करा, जब हीट करा तो क्या हो गया, स्टीम हो गया। तो ये क्या था आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था। ये समझ में आ गई ना यहाँ तक बात, मुझे पूरी उम्मीद है आ गया होगा समझ में, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बना लो ये ग्राफ, रब कर देते हैं, बना लिया होगा वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट कहानी पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सेकंड हम बात करेंगे इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो सुन लो कान खोल के, बिल्कुल ध्यान से, क्या सुनना है, सुनना इतना है, तो गैसेस अगर तुम्हारे पास हैं तो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय लोअरिंग टेम्परेचर। बताया था टेम्परेचर को कम कर दोगे तो क्या होगा, गैस लिक्विफाइड हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ध्यान से देखो, आप मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, can be liquefied by applying temperature and lowering by applying high pressure and lowering टेम्परेचर। तो याद रखना गैसेस को लिक्विफाइड करने का क्या तरीका था आपका, कि टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो, या फिर क्या कर दो, प्रेशर को बढ़ा दो, या दोनों काम एक साथ कर दो। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब जैसे कि हम बात करें, ये जो मेरे पास NH3 होती है, NH3 गैस है, अब तुम्हें गैस को क्या करना है, लिक्विफाइड करना है। तो अमोनिया, NH3 क्या था बेटा, अमोनिया था, अमोनिया लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अमोनिया, याद रखना अमोनिया क्या था आपका, NH3। अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। अब अमोनिया की जगह कोई सी भी गैस हो सकती है बेटा, तो याद रखना कोई भी गैस अगर कहा गया ये गैस लिक्विफाइड हो गई, क्यों, कैसे करोगे लिक्विफाइड, दो, पहले क्या था, प्रेशर बढ़ा के या टेम्परेचर को घटा के। समझ में आ गई यहाँ तक बात, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे ड्राई आइस, सॉलिड CO2, उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। अगर तुमने ड्राई आइस लिया, हाई प्रेशर में रखोगे तो वो सॉलिड रहेगा। जैसे ही तुमने उसको लेके क्या कर दिया, रूम टेम्परेचर पे डाल दिया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रूम की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा, उसका सब्लिमेशन हो जाएगा। तुमने देखा होगा स्टेज पे जब डांस चलता है, नाच गाना चलता है, कव्वालियाँ चलती हैं, तो धुआं धुआं से निकलता है स्टेज पे से नीचे, तो वो क्या होता है, ड्राई आइस डाल दी जाती है स्टेज पे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती है, वेपर में कन्वर्ट होती जाती है। बात समझ में आ गई, ये टॉपिक क्लियर हो गया, लिखो इसको फटाफट। बेटा जी देखो, अब हम बात करेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेट होना किसको कहते हैं, इवेपोरेशन किसको कहते हैं, बताओ किसको कहते हैं, कुछ पता है, पता है या नहीं पता है, बताओ। बिल्कुल सही कहा, क्या था आपका,
चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम पर भी किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, उसकी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो सुनो ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into its vapor even below its boiling point is called, क्या called बेटा? is called evaporation। ठीक है बेटा, याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट से कम पर वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना इवेपोरेशन बोला जाता है। अगर हम बात करें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री है, तुमने वाटर लिया और क्या करा, फ्लोर पे डाल दिया, तो लेकिन तुमने कुछ टाइम बाद क्या देखो यहाँ वाटर नहीं होगा, तो क्या कभी यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर पॉसिबल था? नहीं था। फिर भी क्या हुआ, पानी यहाँ से उड़ गया, वेपर बन गया। तो ये जो फिनोमिना था ये क्या था? आपका इवेपोरेशन था। इसमें एक बात और सुन लो, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है बेटा, ये सरफेस फिनोमिना था। ठीक है, और बॉइलिंग क्या होता है? बल्क फिनोमिना। वहां पूरा पानी क्या होता है? आपका वेपर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो सरफेस पे है, सरफेस के मॉलिक्यूल या आहिस्ता आहिस्ता वेपर बनेंगे। अगर ऐसा होता कि सारा पानी बन जाता, सारी नदियां, सारे ओशन सब क्या होता है, आपके इवेपोरेट हो चुके होते पूरी तरह। बट ऐसा नहीं है, तो सरफेस मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं। बात आगे समझ में। एक बात और सुनने वाली थी, ड्यूरिंग evaporation water molecule या liquid molecule absorb latent heat of vaporization from where it touch। ठीक है, जहां से वो टच कर रहा होता है वो वहीं से क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करता है, तभी तो वेपर बनेगा। कोई लिक्विड वेपर कब बनेगा? जब उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिलेगा। वेपराइजेशन का मिल गया तो उसने क्या कर लिया, अपना स्टेट को चेंज कर लिया। तो लिखो ड्यूरिंग evaporation liquid absorbed latent heat of vaporization from the substance where it touch। ठीक है बेटा, जहां पर भी सपोज मैंने यहां पर पानी डाला, जब पानी डाला तो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो वो क्या करेगा, वो इस जमीन के इस हिस्से से क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा और क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। और जब इस पार्ट से, जमीन के इस पार्ट से कुछ हीट निकल गई तो ये क्या मुझे फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। तुमने देखा होगा लोग क्या करते हैं, गर्मियों में अपने घर के बाहर पानी का छिड़काव कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब पानी उड़ेगा तो वो जमीन में से हीट को लेके उड़ेगा, और हीट निकल जाएगी तो वो टुकड़ा क्या होगा आपका, वो पोर्शन क्या होगा आपका, ठंडा ठंडा फील होगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ऐसे ही तुमने देखा होगा लोग गर्मियों में मटके में, अर्थिन पॉट, मटका जिसको बोलते हैं, उसमें पानी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब पानी मटके के पोर से निकल के बाहर आएगा मटके की सरफेस पर, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, वेपर बनेगा। और वो हीट कहाँ से लेगा बेटा, मटके की सरफेस से लेगा। मटका ठंडा हो गया तो अंदर का पानी भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो याद रखना, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी। तुम अपने हाथ पे क्या लो, स्पिरिट लो, अपने हाथ को ऐसे करके हिलाओ। जब तुम अपने हाथ को वेव करोगे तो स्पिरिट क्या होगा, जल्दी से इवेपोरेट होगा और तुम्हारा ये हाथ जहां से वो हीट लेगा वो ठंडा हो जाएगा। तो एक pॉइंट मुझे और मिल गया, क्या मिल गया, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो लिख लो यहां पर, ये लिख लें आप, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, इवेपोरेशन कॉज्ड कूलिंग।
ठीक है बेटा, याद रखना। अभी इसकी एग्जाम्पल भी हमें देखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन का मुझे रेट इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या थी आपकी, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर। सबसे पहली बात किसकी करेंगे हम, टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी जल्दी पार्टिकल की जो फोर्स होगी ब्रेक होती जाएगी और क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो पहला पॉइंट मुझे क्या मिल गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो याद रखना रिलेशन क्या था बेटा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो था आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, चीज जल्दी इवेपोरेट होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, भूलना नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं विंड स्पीड। किसकी हम बात करते हैं, विंड स्पीड। तो बेटा बताओ मुझे, तुम्हें जब कोई चीज, तुमने कपड़े धोए, तुम्हें कपड़े सुखाने हैं, तुम क्या करते हो, शाम का टाइम हो रहा है, धूप तो है नहीं, तुम क्या करते हो, कूलर के आगे टांग दोगे या पंखे में रख दोगे। क्यों रख दोगे, क्योंकि जब पंखा घूमेगा या आपका कूलर चलेगा तो क्या होगा, विंड की स्पीड तेज होगी, हवा तेज होगी, और जब हवा तेज होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी जल्दी होगा। तो याद रखना जितना ज्यादा विंड स्पीड उतना ज्यादा क्या होगा, चीज इवेपोरेट होगी। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल गया मुझे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड से भी बढ़ेगा। तो इसका रिलेशन भी क्या हो गया बेटा, इसका रिलेशन भी रेट ऑफ इवेपोरेशन हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जितनी ज्यादा हवा उतना जल्दी इवेपोरेट। क्लियर। अब तुम गर्मी में आए और तुम्हें स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तुम क्या हो, पंखे के नीचे लेट गए आराम से या कूलर के सामने जाके खड़े हो गए, क्या होगा, उससे जो स्वेट है, जो पसीना है, वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा और तुम्हें ठंडा ठंडा फील होगा, क्योंकि हवा तेज चलने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। समझ गए होगे बेटा, समझदार को इशारा काफी। दो फैक्टर समझ में आ गए। नेक्स्ट तीसरा फैक्टर हम बात करते हैं। तीसरा फैक्टर क्या था बेटा हमारे पास, नेक्स्ट था आपका सरफेस एरिया। तो जल्दी बताओ सरफेस एरिया में क्या होगा। पानी एक गिलास में है, तुम कई दिन तक रख दो, उसके बाद वो इवेपोरेट होगा। उसी पानी को तुमने क्या करा, जमीन पे फैला दिया पूरा, अब वो क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट होगा। मतलब सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट क्या देखा मैंने, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा दो, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या था आपका, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो सुन लो ध्यान से, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। बरसात के मौसम में तुमने देखा होगा कि बरसात के मौसम में वाटर में नमी ज़्यादा होती है, नमी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो आपका क्या होता है, आप कूलर के सामने भी बैठ जाओगे तब भी क्या होगा, स्वेट आपका इवेपोरेट नहीं होगा, ये क्योंकि एयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है। तो याद रखना जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना ही कम रेट ऑफ इवेपोरेशन। इंपॉर्टेंट था ये भी। तो क्या देखा मैंने यहाँ पर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ह्यूमिडिटी। ये याद रखना, 4 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और डिफरेंस याद रखना कि बॉइलिंग क्या था, बॉइलिंग आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। और बॉइलिंग क्या था बेटा, बॉइलिंग था आपका बल्क फिनोमिना, पूरे का पूरा बॉइल होगा, पूरे का पूरा वेपर बनेगा। ये क्या था, ये बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन क्या होगा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये एक सरफेस फिनोमिना है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, कॉपी कर लो इसको। देखो बेटा, अब बात करते हैं हम कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। समझ लो ध्यान से, जो बताया था वही लिखा हुआ है यहाँ पर। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड evaporate it draw or take the latent heat of vaporization from anything which is टचेस। जहां पर ये टच करेगा, जिससे ये टच करेगा, ये क्या करेगा, उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को निकाल लेगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। और वो जगह क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्लियर। एग्जांपल देख लो एक, इफ वी पुट अ लिटिल स्प्रिट मतलब ईथर और पेट्रोल, कुछ भी तुम ले लो, एट बैक ऑफ अवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, ऐसे करके इसको हिलाओ तो क्या होगा, द स्प्रिट इवेपोरेट रैपिडली एंड अवर हैंड फील वेरी कूल। समझ में आ गई यहाँ तक बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथ हिलाओगे तो क्या होगा, इवेपोरेट होगा और तुम्हारा हाथ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा ठंडा फील होगा तुम्हें, गर्मी में भी सर्दी का एहसास। क्लियर, लिखो इसको। देखो बेटा, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, ये कहानी लिखी हुई है, कहानी को पढ़ लो, बात समझ में आ जाएगी। बात वही है जो मैंने बताई थी आपको। सुनो ध्यान से, ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका, टू कीप इट कूल, पानी को ठंडा रखने के लिए गर्मियों के दिनों में पानी को मटके में रखा जाता है। क्लियर। क्यों रखा जाता है बता तो चुका हूं, अब देख लो। बिकॉज द अर्थन पॉट हैज लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स इन इट्स वॉल, उसकी जो वॉल है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे होल होते हैं। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूअसली कीप सीपिंग थ्रू दिस पोर टू द आउटसाइड ऑफ द पॉट। अब उन जो होल है उसमें से क्या होता है, वाटर कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है और उसकी वॉल पे आ जाता है। समझ में आ गई होगी बात। दिस वाटर इवेपोरेट कंटिन्यूअसली एंड टेक्स द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन फ्रॉम अर्थन पॉट एंड द रिमेनिंग वाटर। इन दिस वे द रिमेनिंग वाटर लूज हीट एंड गेट कूल्ड। समझ में आ गई यहाँ तक बात। जब वो वॉल पे आ गया, अब उसको इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा, वो अर्थन पॉट से लेगा, अंदर जो वाटर है उससे लेगा। वो तो इवेपोरेट हो गया और अंदर वाला पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। आ गई बात समझ में। अब पी लो उस पानी को। क्लियर, छाप लो इसको फटाफट। बेटा कुछ एग्जाम्पल और समझ लो। क्या था, कोई पूछे स्वेटिंग क्यों होती है, पसीना क्यों आता है। स्वेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो देख लो, स्वेटिंग इज अवर बॉडीज मेथड टू मेंटेन फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि गर्मियों में कॉटन के क्लोथ पहनने चाहिए या नायलॉन के क्लोथ पहनने चाहिए, तो तुम क्या कहोगे कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, क्या रीजन है इसका। बिकॉज कॉटन जो होता है वो गुड एब्जॉर्बेंट होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है आपके पसीने को, स्वेट को, और एब्जॉर्ब कर लिया तो उसने क्या करा, एक्सपोर्ट कर दिया टुवर्ड द एयर। अब जो स्वेट था वो एयर के कांटेक्ट में आया, जब एयर के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, वो इवेपोरेट हुआ तो तुम्हें ठंडा ठंडा लगा, तुम्हें आराम मिला। बात समझ में आ गई। तो देख लो, ये वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। रीजन मैंने बता दिया, उसको लिख लेना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में इतना ही था, जो पढ़ाया है अच्छे से पढ़ लो, नोट्स आपने बना लिए होंगे। अब मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो।